तालियों से उनका सम्मान कीजिए। गर्ल्स प्लीज सिट डाउन। आदरणीय प्राचार्य महोदया प्रोफेसर साधना शर्मा मैम, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण श्री अर्जुन मिश्रा जी, फाउंडर एंड CEO डिस्ट्रिक्ट ग्रुप, डॉक्टर शैलेंद्र व्यास जी, चेयरमैन स्टार्टअप एंड स्किल डेवलपमेंट कमेटी, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, मिस रंजू मिन्हास जी, जो आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और पर्यावरण के मुद्दों पर बड़ी सजगता से बड़े सशक्त कदम उठा रही हैं, जिसमें एक तरह से महिला सशक्तिकरण अपने आप शामिल हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है श्यामा परिवार। आप सभी यहाँ आए, हमारे लिए समय निकाला, आभार। साथ ही मैं स्वागत करना चाहती हूँ प्रोफेसर शुभा सिन्हा जी का, जो हमारे कॉलेज की IQAC कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर मनीष कुमार सिंह कार्यक्रम संयोजक एवं सह संयोजक की भूमिका में हैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा, डॉक्टर रविंद्र सिंह, डॉक्टर अर्पित कंसल और श्री अभिनंदन पांडे। आप सभी ने बड़ी मेहनत से, लगन से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, अमली जामा पहनाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर रेणु अग्रवाल और डॉक्टर प्रीति राय मैम उपस्थित हैं। अन्य अनेक फैकल्टी मेंबर्स को मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आप सबके सहयोग से ही इस प्रकार के आयोजन संभव हो पाते हैं। आप सभी का स्वागत और सबसे बढ़कर स्वागत है उन बच्चों का, स्टूडेंट्स का। डियर स्टूडेंट्स, ऑल दिस प्रोग्राम्स आर डिजाइन्ड फॉर यू। तो आप आज इसका लाभ उठाएं, देखें कि हमारी योजना क्या है और जो कुछ ग्रहण कर सकते हैं और सीखें। टुडे वी हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट येट अनदर माइलस्टोन सेट अप इन दी श्यामा's कम्युनिटी। श्यामा परिवार हमेशा नए नए आसमान को छूने की कोशिश करता रहता है और आज का आयोजन भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। वह उपलब्धि है उद्गम, जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है। हमारी विजनरी और बहुत ही कर्मठ प्राचार्य, जो आज भी बड़े व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा सा समय चुराकर हमारे लिए आई हैं। मैम, आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप नए आयोजन स्वयं विचार करती हैं और हमें सही दिशा में चलाए रखती हैं, लगाए रखती हैं, हमारी पोटेंशियल को नई दिशा देती हैं। इसी तरह उद्गम एक संभावना है। श्यामा का इंक्यूबेशन सेंटर उद्गम एक संभावना है। उद्गम शब्द का अर्थ क्या है? आरंभ बिंदु। नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उस जगह को हम उद्गम कहते हैं। और मैं दुआ करती हूँ इन युवा छात्रों के लिए, श्यामा परिवार के लिए, कि उद्गम संभावनाओं की, उम्मीदों की नई नदी का प्रवाह हमारे बीच करें। और आज इस जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है उसका ओरिएंटेशन कम इनॉग्रल लेक्चर सेशन है, जिसमें हम एक सफ़र करने वाले हैं। इंक्यूबेशन सेंटर आइडिया से लेकर स्टार्टअप तक का सफ़र। तो भाव और विचार हमारे मन में होते हैं, लेकिन उन्हें ज़मीनी स्तर पर उतारा कैसे जाए, हम अपने विचार से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से मार्केट इस लिंक को कैसे तैयार करें, इस बड़ी सी दुनिया में जो कंज्यूमर बेस्ड वर्ल्ड है आज, वहाँ तक कैसे पहुँचे और सकारात्मक रूप से कैसे पहुँचे। केवल कंज्यूमर बनाना हमारा उद्देश्य न हो, उसके साथ जो अन्य आयाम जुड़े हैं, जिस सस्टेनेबिलिटी की आज हम बात करते हैं, उसके विभिन्न पहलुओं को हम कैसे छुएं, कैसे एक सजग कंज्यूमर के रूप में हम एक समाज का निर्माण कर सकें, इस ओर हम आज एक सशक्त कदम, पहला कदम उठाने जा रहे हैं। तो श्यामा मुबारक हो वो पहला कदम। भारतीय परंपरा हमें यही सिखाती है कि किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत अच्छे दिन का ज्योतिर्गमय और वृद्धा का तमस खत्म हो जाने पर स्वयं वो राह दिख पड़ती है जो कहती है मृत्युर्मा अमृतम गमय। तालियों से इस पल को नवाजिए। बेहद सुंदर राग और आवाज है हमारे बीच।
कवि अज्ञेय की कुछ पंक्तियां हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो उद्गम का यह पहला दीपक जो जला है, ये पहले कुछ झिलमिलाते दीप जले हैं, ये एक श्रृंखला में तब्दील हो जाए। हमारे छात्रों के मन में संभावनाओं के दीपक इसी प्रकार जल पड़े। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ हम आज के इस सुंदर सेशन का आरंभ करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करती हूँ सभी डिग्निटरी से कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्यामा परिवार आपका खुले दिल से, तहे दिल से एक बार पुनः स्वागत करता है। श्यामा का इतिहास काफी पुराना है, आधी सदी से भी बहुत लंबे समय तक। जी तो यह अवसर हमारे अतिथियों के सम्मान का भी है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ प्राचार्य महोदया से कि श्री अर्जुन मिश्रा जी का स्वागत एक प्लैटर देकर। मैं प्राचार्य महोदया से निवेदन करती हूँ कि हमारे अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र व्यास जी का भी स्वागत करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं मैम से पुनः निवेदन करती हूँ कि रंजन मिन्हास जी का भी स्वागत करें हमारे प्रांगण में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अब वो समय है कि हम प्रिंसिपल मैम से उनके विचार आज के कार्यक्रम के विषय में सुनिए। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मैम, कृपया सभा को संबोधित करें। मिस्टर अर्जुन मिश्रा जी, डॉक्टर शैलेंद्र व्यास जी और मिस्टर रंजू मिन्हास जी, जिन्होंने अपना कीमती समय कॉलेज के लिए दिया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति ने और मनीष ने, शुभा सिन्हा ने, इन तीनों ने बहुत, और अभिनंदन ने, रविंदर ने, अर्पित ने, इन लोगों ने ये इसको, और खासतौर पे मनीष के लिए कहूँगी कि जब से मैंने उसको इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए बोला, तभी से वो लगातार प्रपोजल तैयार करके सब चीज़ें बना के, और मैं बहुत व्यस्त भी होती थी तो मैं कहती थी छोड़कर जाओ, मैं पढ़ूंगी, और बड़ा समय लिया। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये इंक्यूबेशन सेंटर, मैं समझती हूँ कि जैसा कि हमने इसका नाम रखा है उद्गम, यहीं से निकलेंगे वो सारे रास्ते जहाँ से आप आगे बढ़कर कहीं पहुँचेंगे। और जैसे उद्गम का मतलब होता है स्रोत, जहाँ से कोई नदी निकलती है, और जब नदी निकलती है तो वो कहाँ कहाँ नहीं पहुँचती, किन किन पड़ावों को नहीं पार करती, और किस तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुँचती है कि उसे कोई रोक नहीं पाता है। इसके लिए मैं एक शेर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, स्किल। आप इंक्यूबेशन सेंटर में स्किल सीखेंगे ना, तो हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते हो जाएंगे। तो आप जिस तरफ चलेंगे रास्ते हो जाएंगे। कई कॉलेजेस के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर था, और वाइस चांसलर साहब ने जब हमारी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था, जो अभी प्रेजेंट वाइस चांसलर है, उन्होंने कहा था इंक्यूबेशन सेंटर खोलिए, यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करेगी। अब यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी या नहीं करेगी ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें अपना रास्ता मालूम है, जहाँ चलेंगे रास्ते निकाल ही लेंगे। तो कोई हेल्प करे या न करे, हम लोग इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, और जब इस रास्ते पर चल पड़े तो कहीं ना कहीं पहुँचकर ही दम लेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपने जो भी काम शुरू किया है वो रुकना नहीं चाहिए। इतने बड़े लोग इंडस्ट्री से, स्टार्टअप से, और जो लोग ट्रेन करते हैं, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर से आप लोगों के सामने हैं, क्योंकि ये इनॉग्रेशन है और हम लोग जो है ओरिएंटेशन करना चाहते हैं आप लोगों का कि किस किस तरीके की चीज़ें आप सीख सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक आप पहुँच सकेंगे। आप जब यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार हमारे देश में कहा जा रहा है कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। तो
तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, क्योंकि कॉलेज में तो बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे स्टूडेंट्स तो 4500 स्टूडेंट्स हैं, 4500 स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ जो भी उनके 10% भी अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो मैं समझती हूँ 10% तो जॉब नहीं मांगेगा, लोगों को जॉब देगा। तो आज के ओरिएंटेशन में आप कुछ चीज़ें समझें और फिर उसके हिसाब से जो है हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसमें मिलकर आप काम करें, वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करें, कहीं ना कहीं पहुँचें। हम ऐसी जगह से ऐसे लोगों के साथ आपको जोड़ेंगे, ऐसी इंडस्ट्री से जोड़ेंगे, ऐसी एजेंसी से जोड़ेंगे और ऐसे इंस्टीट्यूशन से जोड़ेंगे जहाँ पर पहुँचकर आप कोई ना कोई नया मुकाम हासिल करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने बड़े मनोयोग से हमारे लिए समय निकाला और अपनी शुभेच्छाएं हम तक पहुँचाई। पहुँचे इसी उम्मीद के साथ हमने आज के कार्यक्रम को आयोजित किया था। चंद लोगों ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन मैं उन सभी के लिए एक शेर कहना चाहती हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो शामा का यह कारवां अपनी रफ्तार से चलता चलेगा और हर नई पीढ़ी को एक नई दिशा देता रहेगा, इस विचार के साथ कि हमारा पढ़ा हुआ सीखा हुआ दुनिया के किसी काम आ सके, हमारे काम आ सके। जो हमारे कॉलेज का लक्ष्य वाक्य है तेजस्विनावधि तमस्तु, यानी हमारा सीखा हुआ तेजस्वी हो। हमने जो सीखा है गुरु और शिष्य दोनों ने, वह तेजस्वी हो। इसी विचार के साथ हमने उद्गम की भी शुरुआत की है। तो आइए जानिए उद्गम क्या है। उद्गम के विषय में हमें बताएंगे, जैसा कि मैम ने कहा कि इसके पीछे मनीष जी ने बहुत काम किया है, मनीष जी ने इसकी योजना बनाई है, बड़ी योजना विशारद है। तो मैं बुलाना चाहती हूँ मनीष आपको आए और उद्गम से हम सभी को परिचित करें। मनीष। And all the students who are present here to join this orientation program of Uddham Incubation Center. And there is also a series of lectures. I can't say just lecture, but a mentorship program. More than a lecture, but a mentorship program to let you know what is incubation center, what is startup, what is entrepreneurship, and how you can basically turn up your idea into the startup. Right? So सबसे पहले तो उद्गम, जैसा शिवानी मैम ने अपनी शुरुआत में बता दिया था कि जहाँ से बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है, उसको हम उद्गम करते हैं। तो उद्गम इंक्यूबेशन सेंटर प्रिंसिपल मैम ने जैसे शुरुआत में बोला कि मैम का विजन था उद्गम एक इंक्यूबेशन सेंटर हमारे कॉलेज में है, जो बच्चों को जो उनका रेगुलर कोर्सेज जो है, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप जिस भी कोर्सेज में आप एनरोल्ड हो, उस कोर्सेज में ही कुछ इनोवेटिव चीज़ आप कर सकें। और इनोवेटिव चीज़ करने से पहले वो किसी आइडिया से शुरुआत होती है, तब हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो अगर आपके ऊपर काम किया जाए इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से कि किन किन एरियाज़ में कैसे कैसे स्टार्टअप्स जो हैं शुरू किए जा सकते हैं, उस पर कैसे वर्क किया जा सकता है, तो आप भी जिनके पास आइडिया नहीं भी है वो भी उस डायरेक्शन में काम करने के बाद आइडिया जनरेट करें और उसके बाद जो है आपका वो आइडिया जो है वो स्टार्टअप के प्रोटोटाइप में कैसे डेवलप होगा, इसके ऊपर हमारा काम होगा। और जब वो स्टार्टअप आपका मॉडल तैयार हो जाएगा तो उसको इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएशन के बाद जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, जिस तरीके का सपोर्ट आपको चाहिए इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश योर प्रोटोटाइप टू द फुल फ्लेज स्टार्टअप, वो कोशिश करेंगे। वी कांट से दैट ऑल द सपोर्ट, बट व्हाट द एसेंशियल सपोर्ट वी कैन प्रोवाइड यू, वो हम उद्गम इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू करेंगे। तो उद्गम इंक्यूबेशन सेंटर का विजन पूरा क्लियर है, वी आर वेरी क्लियर अबाउट आवर विजन, हमें क्या करना है। तो आज जो है जो इंक्यूबेशन सेंटर हमारे स्पीकर जो आए हैं, इसमें एक कहानी के साथ, मतलब एक छोटी सी स्टोरी के साथ जो है इस विषय को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊँगा और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जो विषय में आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ कि क्यों उद्गम इंक्यूबेशन सेंटर, वो आपको समझना है। अभी इसी साल एक फिल्म आई है, आप सबने
ज़्यादातर लोगों ने देखी है श्रीकांत की वेब सीरीज पे भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है और बहुत मतलब मोटिवेटिंग स्टोरी है। उसका स्टोरी यही है कि उसके अंदर एक बच्चा होता है जो जन्म से ही नेत्र बाधित होता है, यानी बचपन से ही देख सकता। उसके पिता ने सोचा कि अरे इस बच्चे का क्या होगा, चलो इसको ज़मीन की तरफ दफना देते हैं। लेकिन उसकी माता ने रोका, माँ की करुणा होती है, उन्होंने उसको रोका कि नहीं ऐसा नहीं है, जैसा भी हम इसको पालेंगे। अब वो बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उसमें से एक चैलेंज तो ये भी होता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहा होता है उसको से निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद उनको एक मेंटोर मिलती है और वो मेंटोर जो है सबसे पहले उसका स्कूलिंग कंप्लीट करने में उसकी मदद करती है, उसको मोटिवेट करती है। स्कूलिंग के दौरान जब वो 10th क्लास में होता है तो 98% आते हैं। 98% के बाद उसको उसका जो मन चाहा सब्जेक्ट साइंस था उसको मिलता नहीं है। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो नहीं कर पाता। तो इसके लिए वो कोर्ट केस करते हैं। कोर्ट केस में उनको फिर जीतते हैं और उनको फिर एडमिशन मिलता है। आगे चल करके सेम सिचुएशन उनका तब आता है जब उनका देश के सबसे बड़े तकनीकी संस्थान IIT में उनका नंबर वो क्वालिफाई तो कर जाते हैं, लेकिन IIT उनको लेने से मना करती है। तो फिर अगेन उनकी मेंटोर हेल्प करती है, उसको मोटिवेट करती है एंड ही वेंट टू MIT, द फर्स्ट इंटरनेशनल विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हु गॉट द एडमिशन इन MIT। सो MIT से पढ़ाई करने के बाद वो जो भी उनका मोटिवेशन रहा हो, जो उनको मोटिवेट कर रहे थे, उसके बाद भारत में आते हैं और भारत में आकर के वो कई सारे स्टार्टअप्स खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके पास एक आइडिया होता है कि जो कचड़े होते हैं आपके, कूड़ा जो होता है, उस कूड़े को कन्वर्ट करके पेपर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये इस आइडिया के ऊपर वो काम करना चाहते हैं। इसके लिए वो हर जगह जाते हैं, हर इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, सब उनको मना करते हैं। आखिर में वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के पास जाते हैं। वो अपनी जेब से अपना जमा किया हुआ जो 25 लाख का जो चेक है उसको हाथ में देते हैं और कहते हैं तुम जो स्टार्ट करना चाहते हो वो स्टार्ट करो। तो वो 25 लाख रुपए और वो जो मेंटोरशिप है वो इतना बड़ा उस व्यक्ति के मतलब जीवन में कार्य करता है कि वो एक वॉलेट नाम से कंपनी शुरू करते हैं 2012 में। और आज वो एक, अगर आप गूगल करेंगे तो उस इंडस्ट्री के बारे में, उसके रेवेन्यूज के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो ये कहानी सुनाने के पीछे, ये कहानी नहीं है, ये रियल लाइफ स्टोरी है जिसके ऊपर मूवी बन चुकी है। आप लोगों ने नहीं देखा, मैंने आप लोगों का एज अ स्पॉइलर मैंने कहानी बता दी है, लेकिन आप उसको देखिए तो और अच्छा लगेगा और उससे सीख लेंगे। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर जो है उसी मेंटोर करता है और मेंटोर से बढ़कर के जितना हम सक्षम हैं, जितना हम कर सकते हैं वो अथक प्रयास करेंगे कि आपके जो सपने हैं, आपका जो सपना बात होना चाहिए, लेकिन शुरुआत आइडियाज़ से, जो भी आइडियाज़ हैं उस आइडियाज़ को हम स्टार्टअप तक कैसे लेके जाएंगे, इसी के लिए ये इंक्यूबेशन सेंटर बना है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी से मैं अपना जो हमारी जो टीम है जो इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, इस कार्यक्रम को मतलब इंक्यूबेशन सेंटर के जो इनिशिएटिव है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप लोगों को मदद करने के लिए उस टीम से एक बार मैं परिचय करवाना चाहूँगा। तो जो सबसे पहले हमारे जो मेंबर हैं वो नन अदर देन प्रिंसिपल मैडम ही है, जिनके मोटिवेशन से, जिनके विजन से ये उद्यम इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद हमारी IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर शुभा सिन्हा है। IQAC का रोल होता है क्वालिटी को इंश्योर करना, क्वालिटी को चेक करना। तो उद्यम इंक्यूबेशन सेंटर में भी क्वालिटी चेक हो आपका कि हम जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसको उसमें क्वालिटी इंश्योर किया जाए। इसलिए IQAC है आपका, तो IQAC का बहुत बड़ा रोल है इसकी क्वालिटी को इंश्योर करने में। हमारे सपोर्ट में, उनका मार्गदर्शन में हमेशा मिलता रहेगा समय समय पर। तो शुभा सिन्हा, प्रोफेसर शुभा सिन्हा जी जो है वो टीम मेंबर है। उसके बाद आगे प्रिंसिपल मैडम मैंने बता दिया, तो प्रोफेसर शुभा सिन्हा IQAC कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि बेसिकली पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट प्रोफेसर हैं। उसके बाद मुझे इस तरीके का दायित्व दिया गया है, ठीक है, कि मैं इस पूरे इसको कोऑर्डिनेट करूँ। मेरे पिताजी बेसिकली कहा जाता है कि तुम्हें अगर गलती से अधिकारी बना दिया गया किसी चीज़ का, तो अधिकारी का मतलब होता है सबसे अधिक काम करेगा, तभी तुम्हें अधिकारी बनाएगा। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए दिन रात मेहनत करूँगा, जो विजन है उसको मैं पूरा करूँ। आगे जो है डॉक्टर रविंदर सिंह डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में है। ये हमारे बेसिकली रिसर्च, देखिए कोई भी इंक्यूबेशन, जैसे मैंने नहीं कहा, सभी बताएंगे, बाकी जो हमारे जो डिग्रीज वो बताएंगे कि कोई भी चीज़ की शुरुआत जो है बिना रिसर्च के नहीं होती है।
आइडियाज़ ऐसे नहीं आ जाते, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। इंक्यूबेशन सेंटर के में जो है इसके काम को आगे बढ़ाने में कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जाएँ, कैसे फंडिंग आए, इसके लिए पूरा रिसर्च, इनोवेशन और फंडिंग का काम जो है वो डॉक्टर रविंदर सिंह देख रहे हैं और उनका बहुत बड़ा अहम रोल है इसके अंदर। उसके बाद डॉक्टर दीप्ति शर्मा डिपार्टमेंट ऑफ फोटो टेक्नोलॉजी में है मैम का बेसिकली जो है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से कई प्रकार के एक्टिविटीज़ होंगे, उसके बारे में मैडम का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है अभी हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 वीक्स का जो है, उसके बाद डिटेल मैम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में दीप्ति मैम कि क्या है उस कार्यक्रम के अंदर, कैसे आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं और कैसे आपको ये हेल्प करेंगे आपके आइडियाज़ को स्टार्टअप मॉडल में कन्वर्ट करना और उस मॉडल के बाद हम कैसे इंक्यूबेट उसको करेंगे। उसके बाद डॉक्टर अर्पित कंसल मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हैं आप बेसिकली इंटर्नशिप और मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के दौर में। इस साल जो बजट आया है उस बजट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन रखा है कि देश के जो 100 टॉप कंपनीज जो हैं जो एनरोल्ड होंगे उनके माध्यम से जो इंटर्नशिप करेगा उसको सरकार जो है वो 5,000 का जो है स्टाइपेंड देगी। तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, लेकिन हमारे पास ऐसे कई इंटर्नशिप्स हैं जिसके माध्यम से जो है स्टाइपेंड भी मिल सकता है और कई जगह अगर स्टाइपेंड नहीं तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग आपको किस तरीके से दी जा सकती है, उसमें प्रॉपर मेंटरशिप जो काम होगा उसको डॉक्टर। उसके बाद हमारे डॉक्टर विनंदन पांडे डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर देखिए, हमें जो है पब्लिक रिलेशंस पे ज़्यादा काम करना होता है, हमें कंपनी से टाई अप करना है, हमें इंडस्ट्रीज़ के पास जाना है। आज हमारे टेक्निकल हमारे साथ है बैठे हुए है ना, तो इस सबके लिए जो पब्लिक रिलेशंस जो है उसका सारा काम जो है विनंदन जी देखेंगे, डॉक्टर विनंदन जी फिलोसफी डिपार्टमेंट से। तो ये हमारी एक टीम है और कहते हैं बिना टीम के कोई काम नहीं होता। तो हमारा टीम ये सारे सदस्य बहुत सक्षम है और हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जो विजन इंक्यूबेशन सेंटर का, उद्यम इंक्यूबेशन सेंटर का सेटअप करने के दौरान किया गया था उसको जो है हम पूरी तरीके से उसको अचीव करने में पूरी कोशिश करेंगे। और आपके जो भी क्वेरीज हो, जो भी हेल्प हो, किसी भी तरीके का आप एक बार हमें बताइए, मुझे बताइए, तो हम उस पर पूरा बिना देरी के उस पर काम करेंगे। इतनी सी बात कह रही थी। मैं अब मंच जो है डॉक्टर रविंदर सिंह को दे रहा हूँ, वो आगे इस कार्यक्रम को आगे। स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आपके कार्यक्रम के बारे में आइडिया, कॉन्सेप्ट, फिलोसफी क्या है, इस प्रकार से कार्य करेंगे। आप सब ध्यान से सुनिए क्योंकि आगे आने वाले हमारे स्पीकर हैं और डाइवर्स जो डायमेंशन है उनके बारे में कोई बात करते हैं। सो मैं शुरुआत करता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। So now it's the time to listen to our esteemed speaker of the day. So now I'm going to introduce the first speaker who is going to speak. It's our pleasure and honor to introduce today's speaker, Mr. Arjun Mishra, founder and director of Crystal Group. He is also MD and CEO of District Ventures India Limited. Mr. Arjun Mishra is a visionary entrepreneur, rising from a modest background. His extraordinary journey resonates with persistence, armed with a bachelor in technology and an MBA. His career took flight in 2017. As the founder and director of Digital Group, with a turnover of more than 250 crore, Mr. Arjun Mishra redefines education, industry, synergy, empowering industries and learners for change and growth in India's economy. From common roots, Mr. Arjun Mishra embodies the power of education, innovation, and entrepreneurship to uplift the society. An esteemed speaker and visionary, Mr. Arjun Mishra incites fuel, dreams, and inspiration. With charisma, he encourages embracing challenges, carving individual paths to success. His story reminds us that the background is not given destiny. Every person can spark change. Mr. Arjun Mishra's journey symbolizes the fusion of determination, vision, and hard work. We are very much honored to have you among our panel of speakers, sir. So today, the speaker will share his insights on the topic need and role of incubation center in higher education institutions. Please join me in welcoming our esteemed speaker with warm and enthusiastic round of applause. Syam Mukherjee College team who have invited me. It's my privilege that I am here, and especially thanks to the principal and the entire committee who is running this incubation center. And today's topic is about the role of incubation center in higher education institute, HEI.
Before starting the agenda of today's meeting or this session or this topic, I want to emphasize more on the country like India, जहाँ पर सबसे ज़्यादा youth है. I am also representing the youth community, and youth it means युवा. युवा को अगर हम उल्टा पढ़ें तो it's called as a वायु. I hope युवा को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो उसको उल्टा पढ़े तो वो वायु कहलाता है. वायु क्या होता है? इसको कोई रोक नहीं सकता. इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है और वो एनर्जी और वो सब चीज़ आप सबके पास है. आज से 7-8 साल पहले मैं भी आपकी तरह किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और मैं बहुत मॉडेस्ट और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ. और मेरी मैम से बात हुई होती कि यहाँ किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं, और मैंने कोई बहुत IIT IIM से डिग्री और मास्टर्स नहीं किया है, बहुत नॉमिनल कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ हूँ. सो युवा और वायु वो एनर्जी आप सबके पास है, बट कोशिश करना है हमें अपनो दीपो भव, मतलब हमें अपने आप के अंदर जो दीपक जल रही है उसको जगाने की. आज की डेट में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो यूथ का है. यूथ पावर हमारे पास है. 70% जो पूरा पॉपुलेशन है 140 करोड़ के आसपास, उसमें यूथ है. इसीलिए कहते हैं कि इंडिया, पूरे वर्ल्ड जो है वो इंडिया की तरफ निगाह लगा के देखता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास यूथ है, सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास है. बट क्या आज का यूथ सही डायरेक्शन में है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मंच उस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ है. बट आप सबको पता है कि क्या हम सही डायरेक्शन पे, जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, जो एनर्जी हमारे पास है, क्या हम उस एनर्जी का सही पोटेंशियल का सही एक्सप्लोर या सही जगह यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे. हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है. हमें भारत देश के बारे में सोचना चाहिए. हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक. बट विकसित भारत कैसे बनेगा? विकसित भारत तब बनेगा जब विकसित दिल्ली बनेगा. विकसित दिल्ली कब बनेगा? जब विकसित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बच्चे बनेंगे. और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कॉलेज है ये विकसित तब बनेगा जब यहाँ हर एक बैठा जो बच्चा है, हर यहाँ जो बैठे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब विकसित बनेंगे. तो आप सबको पहले विकसित बनना होगा, तभी भारत विकसित बनेगा. और डेवलप कंट्री को हम कहना चाहिए कि हम सोचते हैं कि हमारा देश भी डेवलप हो, हर किसी के पास अच्छा इनकम हो, हर कोई अच्छी लाइफ स्टाइल जिए. वो तब पॉसिबल है जब आप और मैं मिल करके इसके लिए काम करें. आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद जो नई जनरेशन आएगी, जिसको मिलेनियल्स कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज में, वो जब आएगी तब वो देखेगी कि क्या मेरे पूर्वजों ने या जो उस टाइम के लोग थे, क्या उन्होंने उस चीज के लिए वर्किंग किया. आज से 50 साल पहले जब देश आजाद हुआ तब उस टाइम के लोगों ने, उस टाइम के यूथ ने इस देश को आजादी दिलाई. लेकिन अब हमारा दायित्व बनता है, आप और मेरे जैसे यूथ का दायित्व बनता है कि भारत को विकसित बनाना होगा. और विकसित तब बनेगा जब स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बिल्डअप होगा. और आज से पिछले 5-7 सालों में गवर्नमेंट ने और हमारे जैसे यूथ ने इतना काम किया कि स्टार्टअप फल फूल रहा है. आप किसी भी मंच पे जाइए, आज की डेट में सबसे लग्जरियस वर्ड या सबसे कॉमन बज़वर्ड जिसको हम कहते हैं वो स्टार्टअप है. हर कोई स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहा है. तो बट वो कैसे पॉसिबल है? वो तब पॉसिबल है जैसे जब आप जैसा यूथ जो यहाँ बैठा हुआ है, जो आज कॉलेज में, वो कुछ बड़ा सोचे. हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है मैं IAS बन जाऊं, मैं IT में चला जाऊं या मेरे को गवर्नमेंट जॉब बन जाए. नो, एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? वो लीग से हटके चलता है. 5 साल, 7 साल, 8 साल सिर्फ एक थॉट, एक आइडिया के पीछे अपनी जिंदगी लगा हुआ. जिस दिन अगर आपकी मेंटालिटी के साथ जीने लगोगे कि एक आइडिया के पीछे, विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि सिर्फ सोचते, जागते, खाते पीते हर समय सिर्फ एक विचार के बारे में सोचो. जब अगर आप ऐसी जिंदगी जी सकते हो, ऐसी लाइफस्टाइल जी सकते हो, तब आप एंटरप्रेन्योर हो, अदरवाइज नहीं हो. आपके पास कोई आइडिया, आपके पास कोई टैलेंट हो या ना हो, डजंट मैटर. आपके पास सिर्फ एक आइडिया होगा और उस आइडिया को जीने के लिए आपके पास 7 साल 5 साल समय अगर आप देने को तैयार हो. आप किसी भी स्टार्टअप या किसी भी यूनिकॉर्न जिसकी हम बात करते हैं, जिसका 1000 करोड़ तक का टर्नओवर होता है, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए. इनिशियल 3, 4, 5 साल उससे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वो इतना पॉपुलर हो गया कि हर कोई उसके बारे में बातचीत कर रहा है. तो क्या आप किसी एक ऐसे आइडिया जो आप सोचते हो उसके पीछे क्या 5 साल 7 साल लगा सकते हो? सब चीज खोल सकते हो? हर किसी के एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं बना हुआ है. आज आई थिंक अभी मैं मैम से बात ही कर रहा था, 4500 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, बट आई थिंक यहाँ पर अभी 400 या 500 बच्चे बैठे होंगे. व्हाई? बिकॉज हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, हर कोई IAS नहीं बन सकता. बड़ी चीजों के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, बड़ा जिगरा चाहिए होता है, बड़ी सैक्रिफाइसेस चाहिए होती है. और ये मत सोचिए आप क्या किस फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या आपकी मंथली इनकम है, क्या आपके पेरेंट्स करते हैं, डजंट मैटर. मेरे पेरेंट्स, मैंने खुद बहुत सारे और जॉब्स किया है, वर्क लाइक लेबर, आई वर्क लाइक केस के पास नदी और बड़ी बन जाती है, और जब कानपुर, इलाहाबाद और आगे बढ़ के पटना की तरफ नदी और बड़ी बन जाती है. स्टार्टअप भी ऐसा ही है. जब आप शुरू करते हैं तब आपके साथ कोई नहीं होता, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं. वो तो अच्छी बात है कि आज के में ऐसा इकोसिस्टम बन गया कि ऑडियंस इसके बारे में सोच रहे हैं. आज से 5 साल 7 साल पहले नो वन टॉक्स अबाउट दिस. अगर कोई बात नहीं करता था कि मुझे कुछ स्टार्टअप करना है, मुझे बिजनेस करना है, लोग हंसी उड़ाते. लेकिन आज कॉलेज, कंट्री, देश, स्टेट, हर कोई स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा है. देखिए कितनी सारी गवर्नमेंट ने स्कीम बना रखी है. स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया. क्या इंडिया नहीं है? बट कब पॉसिबल है? जब आप जैसा यूथ उस चीज के लिए काम करे.
तो मेरे दोस्तों हमें आगे बढ़ना होगा, हमें सेक्रीफाइस करना होगा। और सिर्फ ये एकेडमिक्स तक कुछ नहीं रखा हुआ है। आप इंडिया या फिर वर्ल्ड के किसी भी टॉप मोस्ट पर्सन को उठा के देखिए, कोई भी आपको एकेडमिक्स में बहुत स्मार्ट या बहुत आगे नहीं दिखाई देगा, बहुत कम लोग दिखाई देंगे। ज्यादातर लोगों के अंदर क्या क्वालिटी थी, उसके उनके अंदर रेजिलियंस थी, उनके अंदर उन्होंने सेक्रीफाइस किया। किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, वो अगर इकोनॉमिक्स की बात कर लो, पॉलिटिक्स की बात कर लो, इंडस्ट्री की बात कर लो, या किसी भी सेक्टर उठा के देखिए आप, उसमें जो भी टॉप मोस्ट पर्सन है वो अपनी लाइफ में इनिशियल 5 इयर्स 10 इयर्स उसने सेक्रीफाइस किया है और उसने कुछ बड़ा सोचा है। तो क्या आप सब जो यहाँ पर आज इंक्यूबेशन सेंटर का पार्ट बनने जा रहे हैं, इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या बड़ा सोचते हैं? क्या बड़ा सोचते हैं? और एक बहुत अच्छी लाइन मैंने बिल क्लिंटन जो राष्ट्रपति रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनसे मैंने बहुत अच्छी लाइन मैंने उनके बुक से पढ़ी थी कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है। आई थिंक सब कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, बट गरीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। और उससे बड़ा गुनाह ये है कि आप और हम, क्योंकि हम उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं कि अपनी पूरी की पूरी पीछे लेगेसी या पूरा जो हमारा पूरा पीछे जो हमारे लोग हैं, उन सब के आने वाले जो लोग हैं, उनकी पूरी की पूरी जो चीजें हैं उसको हम बदल सकते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। तो क्या आप, मैं और आप सब ये चीजों के लिए इस रास्ते में बढ़ने के लिए तैयार है? और ये सिर्फ मेरे और आपकी बात नहीं है, ये देश की बात है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर कोई सोचता है कि देश की सेवा करना चाहता हूँ, हर कोई सोचता है कि मैं जाकर के बॉर्डर पे जाकर के मैं सोल्जर बन जाऊं, मैं नेवी में चले जाऊं और देश की सेवा होगा। वो समय गया। अब लड़ाई इस चीज की नहीं है, आप पूरे का पूरा डेमोग्राफिक्स उठा के देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी को समझिए। लड़ाई इस चीज का नहीं कि किसके पास कितने न्यूक्लियर बम है, लड़ाई इस चीज की किसके पास कितने इकोनॉमिकली पावरफुल है। यूएसए या फिर चाइना क्यों पावरफुल है? क्योंकि उनके पास ज्यादा उनका इकोनॉमिकली कंडीशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आज इंडिया का नहीं है, या उतना जितना होना चाहिए वो नहीं है। और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको करने के लिए, उस चीज को अचीव करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए स्टार्टअप को आगे आना होगा, तभी हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग बन पाएगी। तो ये क्या है? ये भी तो देश की सेवा ही है। इससे बड़ी देश की सेवा क्या हो सकती है कि हम अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। और वो कौन कर सकता है? वो आप और मैं सब मिलकर के कर सकते हैं। जब हम स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ेंगे, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे। एक स्टार्टअप सिर्फ अपने लिए पैसे नहीं कमाता है, वो एक बड़ी इकोनॉमी या एक बड़ा समाज बनाता है। अगर आप 5, 10, 15, 20, 50 आज के रिलायंस जैसी कंपनी के पास 4 लोग 5 लोग एम्प्लॉइज हैं, इसका मतलब क्या है? करीबन 1 करोड़ लोग उनके थ्रू डायरेक्ट इंडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयड है। तो आप अगर एक स्टार्टअप करते हैं तो न सिर्फ आप अपने बारे में या फिर अपने लिए एक अच्छी रास्ते चुनते हैं, साथ ही साथ आप समाज के लिए और देश के लिए एक बड़ा स्टेप ले रहे हैं और एक देश की सेवा कर रहे हैं। और सिर्फ स्टार्टअप ये नहीं होता कि हम कोई चीज का बिजनेस स्टार्ट करें। स्टार्टअप का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अपने आसपास आप उठा के देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को छोटा सा बात करिए। अपने आप इस कॉलेज के आसपास देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। ये जो जगह पंजाबी बाग है, जिस भी एरिया में हम लोग है, इसके आसपास देखिए क्या प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम नजर आएगी और उस प्रॉब्लम को दूर करने के बारे में सोचिए। स्टार्टअप का काम ये नहीं होता पैसे बनाना, स्टार्टअप का काम होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो पैसे बनाता है वो बिजनेसमैन कहलाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो आपको क्या बनना है? बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, वो आपको सोचना होगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचिए। एक छोटी शुरुआत से लेकर के बड़े रास्ते आप अपने आप बना सकते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आज यहाँ पर उद्गम नाम का जो इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, और एक स्टार्टअप या एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, ट्रेड्स होते हैं। क्या आप बुक्स पढ़िए, आप वीडियोस देखिए, आज के हर चीज बहुत इजीली हमारे पास अवेलेबल है। आप देखिए और पाइए कि क्या एक स्टार्टअप और एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और आई थिंक वो क्वालिटीज डेवलप करने का काम यहाँ पर इस इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा किया जाएगा। न सिर्फ आपको स्किल्ड बनाया जाएगा, आपकी पर्सनालिटी में जो ट्रेड्स या जो क्वालिटीज होनी चाहिए, जिन क्वालिटीज के बारे में मैं बात कर रहा था, वो क्वालिटीज डेवलप करने में ये स्टार्टअप इकोसिस्टम और ये इंक्यूबेशन सेंटर आपकी हेल्प करेगा। तो आप ऐसी जगहों से जुड़िए। हर इंसान की एक चाहत होती है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप लोगों ने सीक्रेट मूवी या बुक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। अगर आप स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कनेक्टिंग डॉट्स जिसको कहते हैं। आप जो चीज पाना चाहते हो उसके बारे में सोचना शुरू करो। जब आप सोचोगे तो उसको आप करना शुरू करोगे, वैसे धीरे धीरे कोई समय आएगा जब आप वो कर लोगे। तो अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो या फिर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के कनेक्ट करिए, ऐसी चीजों से जुड़िए। और ये इंक्यूबेशन सेंटर वही काम करेगा, वही मेंटरशिप करेगा कि आप यहाँ पर आकर के उन चीजों को समझ पाएंगे, देखेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे। जब बार बार चीजें होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो काम हो जाता है। सो मैं अगेन इस पूरी कॉलेज की फैकल्टीज और टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि देश आपकी तरफ देख रहा है, और दिस इज द परफेक्ट टाइम। जो 2024 अगले 6 साल, अगले 10 साल भारत का समय है, और उस भारत का समय का जो निर्माता है वो आप और मैं, आप जैसे हम जैसे युवा हैं। और युवा को आगे आना होगा। अगर युवा नहीं करेगा ये काम तो और कोई नहीं करेगा।
तो ये 10 साल आप कुछ मत सोचिए, आप ये सोचिए कि क्या मैं देश की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ और मैं ऐसा कौन सा स्टार्टअप है जो मैं कर सकता हूँ। और आप ये मत समझिए कि मैं एक फीमेल हूँ, मैं एक बच्ची हूँ, एक लड़की हूँ। आज आप देखिए, आप पैरालंपिक्स को देखिए उठा करके, आप ओलंपिक्स को उठा कर देखिए, आप किस फील्ड में फीमेल्स आगे नहीं है। वो समय गया जब वो सिर्फ और सिर्फ एक घर के अंदर तक महिलाएं रहती थी। आज पूरा देश, पूरा विश्व सिर्फ महिलाओं के ड्रिवन बनना चाह रहा है। जैसे जेंडर डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, बहुत सारी चीज़ों पर सस्टेनेबिलिटी पे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। तो एज अ नेशन आज भी हमारा ये बहुत दुख की बात है कि हमारा जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो बहुत कम है। क्योंकि मैं एचआर और एजुकेशन में काम करता हूँ, तो आई नो कि हमारा जो फीमेल पार्टिसिपेशन इवन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है एजुकेशन में वो बहुत कम है फीमेल्स के लिए। तो उसको बढ़ाने के लिए आप जैसे लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि जब आप अच्छा बनोगे तब आप अपने आसपास की और भी लड़कियों को, और भी बच्चों को, और भी फीमेल्स को मोटिवेट करोगे। और सिर्फ अपने तक ना सोचो। देखो ये बात जो मैं आज कह रहा हूँ ये हम हर कोई सुनता है, हर कोई न्यू बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स, स्पीकर्स, यूट्यूब और ना जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। किसी ने भी यहाँ पर बात किया शिकार मूवी का, हर कोई मूवी देखता है, मूवी के अंदर रहता है, बहुत इंस्पायर हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है, मूवी से बाहर निकलता है, फिर वही नॉर्मल जिंदगी। अगेन मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो उसको जीना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज मैंने बोला, आपने सुना, इस कॉलेज के बाहर गए, हम भूल गए। आप अपने गोल स्टेटमेंट को अपने घर के सामने लिख लीजिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट इसका बहुत इम्पैक्ट बनता है, साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए आपको पूरे 24 घंटे और अगले 5 से 7 साल लगाना पड़ेगा। क्या आप लगाने को तैयार हो? तो अगर आप सोचिए, अगर आप लगाने को तैयार हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया आपके लिए खुली हुई है और देयर इज नो फेलियर। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जर्नी है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक अच्छा इंसान बनाती है एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी से मिलते हो, बहुत सारे अलग अलग नेचर और बिजनेसेस से मिलते हैं। तो आपका एक सर्वांगीण विकास जिसको हम कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो किसके लिए हो सकता है? स्टार्टअप के लिए हो सकता है। आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को उठा के देखिए, भले लाइफ में फेल हो गया हो, बट वो लाइफ में कुछ ऐसा जरूर करेगा जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर रहा होगा। आज इंडिया में 1 करोड़ प्लस एंटरप्राइज हैं, मतलब कंपनीज हैं, वो सब के सब स्टार्टअप एक समय वो सब के सब स्टार्टअप्स हैं। वो कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर कर रहे हैं, भले छोटा बिजनेस कर रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कोई माइक्रो कंपनी चल रही है, बट वो लाइफ में कुछ जरूर कर रहा होगा। तो ये जो टाइम होता है यूथ, आई मीन जो टीनेज टाइम है, जो एडल्टहुड टाइम होता है 19 से लेकर 24 साल तक, अगर इस समय हम अपनी कोई एनर्जी को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लगा दें, अगर है कि हम किसी और की तरफ अपना एनर्जी और पावर को लगाने की बजाय, तो हम एक अच्छा इंसान जरूर बन सकते हैं। इसका तो कमिटमेंट है और ये जरूरी नहीं है कि हम लाइफ में कितने सफल हो पाए, जरूरी ये है कि क्या हमने कोशिश किया उस चीज को पाने के लिए। जिंदगी नहीं होती है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप इस एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आप आगे आइए और आप सोचिए, और ये सिर्फ ना सिर्फ आज 1 घंटे के लिए, आप अपनी जिंदगी का एक मिशन बनाएंगे। जिस इंसान की जिंदगी में मिशन और विजन नहीं है उसका जीने का अधिकार नहीं है। जिंदगी में अगर मिशन और विजन फिर जीना क्या? और आप और मैं जिसके पास फुल एनर्जी है, अगर वो नहीं सोचेगा तो फिर कौन सोचेगा? तो इन सबको के साथ थैंक यू सो मच टू श्यामू प्रोफेसर और मेरे साथ बाकी डिग्नेटरीज इस मंच में, उनका भी मैं अपनी तरफ से तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और काफी रिलेवेंट आपने यूथ इंडिया की बात की। आपने कहा इंडिया एक यूथ ओरिएंटेड नेशन है, हम इंडिया को एग्रीकल्चर बेस्ड नेशन बोलते हैं। तो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और जैसे आपने बोला कि आप रूरल जो स्किल है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आप अगर आपको पता हो कि इंडिया में मोर देन 6,15,000 विलेजेस हैं, तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड नेशन है, हमारा बैकबोन ऑफ नेशन विलेज है। तो आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो एक मोटिवेशन है और हमें लगता है भविष्य में हमें आपकी पूरी सपोर्ट मिलेगी कि हम भी इस एरिया में काम कर रहे हैं ताकि हम आपसे हेल्प कर पाएँ। सो सर, आपके लिए जीवन में सफलता के लिए संकल्प और समर्पण दोनों की आवश्यकता होती है। जो सर ने लैपटॉप याद दिया उससे हमें ये सीख मिलता है। सो अब मैं दूसरे स्पीकर की तरफ बढ़ता हूँ जो नाउ इट्स आवर ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर to introduce our next speaker of the day, Ms. Ranju Nimhas, an educationist and environmental crusader working towards conservation of natural resources since 2005. She founded Shield Citizens Initiative in 2010. This society won WWF Earth or Award in 2011. She founded Wow Delhi for financial empowerment of women in 2010.
In 2016, she started Harit Kachra Kranti movement to raise awareness on the issue of waste generation in cities. So as you know, waste management is something which is one of the biggest challenges for cities across the world. She worked on finding solutions to manage green waste at household level itself. In 2018, she innovated Ranju Compost Bin, a household cost-effective and easy-to-operate composting device. Ms. Ranju Minas is a dynamic woman entrepreneur having launched Pure Wash venture, handmade herbal soaps to check water pollution at household level. Currently, she conducts workshops in different, across the societies, communities. Her book entitled My Waste, My Responsibility, Freedom from Waste, was published recently in May 2022. Implemented in Gandhi College, Delhi University, on total green waste management system. So now she is training women in Rohtas, Nagar in making organic colors for Holi in coordination with local MLA. She is implementing with Pusa also, Krishi as startup, coordinating with DSINDC and PMFME to help women-led businesses. We are honored to have you, ma'am, on the rise. So today the speaker will speak on the topic, role of women entrepreneur innovation building. Please join me in welcoming our esteemed speaker with warm and enthusiastic. कि आपके कॉलेज में इतना सुंदर इनिशिएटिव शुरू किया ताकि वो आपके आई थिंक यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड योर कॉलेज। तो ये आपके कॉलेज और ये पूरी टीम के लिए था जिन्होंने इतना सुंदर इनिशिएटिव शुरू किया। मेरे को डॉक्टर रविंदर ने पूरा अपनी जर्नी के बारे में बताएं और मैंने कुछ ऐसा स्टार्टअप वगैरह ऐसा कुछ करके नहीं कुछ काम शुरू किया था। बेसिकली काम था एनवायरनमेंट के ऊपर कि आपको पता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी हम परेशान हो जाते हैं गर्मियों में और सर्दियों में भी सर्दी आने वाली है, तो आप वायु प्रदूषण कितना हो जाता है वेस्ट से, जो कि वी फेस सो मेनी चैलेंजेस। तो पानी का शॉर्टेज इन समर्स एंड पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, यमुना के ऊपर कितना गवर्नमेंट भी पैसा खर्च कर रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सोचने पे मजबूर किया कि एज वुमेन एज अ हाउस वाइफ व्हाट आई कैन डू। ठीक है, तो अभी जो अभी वुमेन्स कॉलेज है, आई थिंक जो टॉपिक मुझे दिया गया दैट इज ऑल रोल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन नेशन बिल्डिंग। तो हम देश की आधी आबादी हैं, तो क्या हम ये जो नेशन बिल्डिंग में अपना रोल प्ले कर सकते हैं? कौन कौन ये बिलीव करते हैं? हाथ खड़े करो। ट्रू, सो वी आर ऑन द सेम पेज, है ना? वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज। सो मेरी जो जर्नी रही है, मैंने बताया एनवायरनमेंट के ऊपर रही और फिर करते करते काफ़ी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ते गए और हमने जो वेस्ट के पहाड़, इतने पीछे इंसिडेंट्स भी हुए कि एक गाड़ी दब गई। हमारी दिल्ली में कितने वेस्ट के पहाड़ हैं पता होगा सबको? कितने हैं? कितने? 3 बड़े डंप्स है ना, 3, गाजीपुर, भंसवा और उखला। और अगर हम इसी स्पीड पे चलते रहे तो जल्दी चौथा भी तैयार हो जाएगा। तो हमें एज आधी आबादी हमें सोचना है कि हमारा रोल क्या हो सकता है। तो मेरी जर्नी इसी से शुरू हुई और मेरे साथ बहुत ही फाइनेंशियली चैलेंज बैकग्राउंड की लेडीज जुड़ी हुई थी और हमने एक वेस्ट क्लॉथ से वेस्ट जो फैक्ट्री से रिजेक्ट क्लॉथ होता है उससे हमने बैग वगैरह बनाने शुरू किए। एंड यू वोंट बिलीव, हम 2 रुपये स्टिचिंग दे रहे थे लेडीज़ को और उसको 4 रुपये का बेच रहे थे, लेकिन कोई लेने को रेडी नहीं था बिकॉज मार्केट नहीं है। देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट पॉलिसी या रूल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट की चलान हो या कोई पनिशमेंट हो किसी को। एंड सेम चीज़ फिर ये दिमाग में आया क्यों ना हम जिसमें हम वेस्ट, इसमें पन्नियों में वेस्ट बांध के फेंकते हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन ढूंढें। तो देन माई जर्नी स्टार्टेड ऑन माई रिसर्च। पिछले मैं 10 साल से सिर्फ किचन वेस्ट मैनेजमेंट पे रिसर्च कर रही हूँ। जैसे भी सर ने बोला आपके सामने कि आप कोई भी बड़ा लक्ष्य पकड़ लो और उसकी तरफ बढ़ते चलो, बहुत जल्दी आप किसी उस पर नहीं पहुँचोगे, आपको समय लगेगा अपने काम को सिद्ध करने में या उसमें कोई सोल्यूशन ढूंढने में। तो ये मेरी जर्नी रही
डिफरेंट फिर जगह जगह हमने डिफरेंट वेस्ट को मैनेज करने के लिए अलग अलग जो भी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल चीज़ें थी वो इम्प्लीमेंट की। गांव में, शहरों में, अनऑर्गेनाइज संगम विहार कॉलोनी, वहाँ अच्छी लोकेलिटीज़ में एक वेस्ट के प्रति क्या नज़रिया लोगों का, ये समझने के लिए। तो जनरली क्या होता है कि अभी कल परसों मैं उस समय गई थी तो एक साइंटिस्ट ने मुझे बोला, वो रिसर्च साइंटिस्ट है वहाँ, तो उन्होंने बोला मैं तो अपना एक दिन का वेस्ट भी सुबह से लेकर शाम तक नहीं झेल सकती। तो आपने एक ऐसा कंपोस्ट बिन बनाया, आप मुझे बोल रहे हो कि इसमें 1 महीने घर के अंदर रखो और बदबू नहीं आएगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगी, चैलेंज है। तो फिर कल 2 दिन पहले मैंने ज़बरदस्ती वहीं डिपार्टमेंट में रखवाया। ऐसे आप इसको फील कीजिए, टेस्ट कीजिए, ताकि आप अच्छी रिपोर्ट आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम सेइंग, ईदर आई एम अ फेलियर और आई एम अ सक्सेस, है ना। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। तो इसमें अपनी जब आपकी रिसर्च पुख्ता होती है, आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं अपनी चीज़ के ऊपर, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होता है कि नहीं। ऐसे बहुत से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, गार्गी कॉलेज जैसे सर ने बताया, उनके साथ पिछले 3-4 साल से रेगुलर लेक्चर्स चल रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का उन्होंने पूरा, जो उनके कॉलेज का था ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया। तो करते करते मेरे रिसर्च से ही बिजनेस स्टार्ट हो गया। क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस में कितने लोगों ने बायोएंजाइम टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है? कैन यू रेज योर हैंड्स? कोई घर में बनाता है बायोएंजाइम्स? नहीं बनाता। आज तो मैं कोई प्रोडक्ट नहीं लाई, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अब मेरे को आप एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कोई भी उत्पाद होता है जो आप तक पहुँचता है, चाहे वो नेचुरल उत्पाद है, चाहे वो फैक्ट्री से बन के आता है, तो क्या उसमें एनर्जी यूज होती है? एनर्जी यूज होती है? नहीं। पानी यूज होता है ना? मैन पावर यूज होती है, ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रही है। देयर इज सो मच ऑफ नेचुरल सोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स गेटिंग यूज्ड। तो हम क्या करते हैं? अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपके पास खेत से कोई सब्जी आई, तो आपका कुछ पार्ट उसका वेस्ट में फेंकते हो कि नहीं? उसमें पानी लगा होगा, किसी किसान की मेहनत लगी होगी, फिर वो कट के आया, पैक होके आया, मंडी में आया। लुक एट द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दैट होल लाइन ऑफ प्रोसेस, ताकि वो प्रोडक्ट आप तक पहुँचे। लेकिन हम क्या करते हैं? उसका कितने % हम वेस्ट करके फेंक देते हैं, चाहे फ्रूट है या सब्जियाँ हैं। कभी सोचा आपने? बता सकते हैं कोई कितना % होगा? 5%, 10%, 20%? जो आप सब्जी लेते हो, फ्रूट्स खाते हो, उसका छिलके विलके फेंक देते हो ना। तो आपको क्या लगता है कि नेचर ने आप तक कोई चीज़ पहुंचाई, तो क्या इज इट अ वेस्ट? इट्स नॉट अ वेस्ट। लेकिन हम ये गलती करते हैं उसको वेस्ट समझने की, और वही पॉलिथीन में पैक कर करके हमने अपनी दिल्ली के आसपास, अगर कोई हमारी दिल्ली विजिट करने आता है तो सबसे पहले उसको कूड़े के पहाड़ नजर आते हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर हम उस ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारे घर से 70% 80% निकल रहा है, अगर हम उसको अपने ही लिए कुछ यूजफुल करने, कन्वर्ट कर लें, ट्रांसफॉर्म कर लें, जैसे फ्रॉम फ्रूट एंड फ्लावर वी कन्वर्ट इट इनटू बायोएंजाइम्स एंड वी कैन मेक बायोएंजाइम क्लीनर्स बेस्ड ऑन दैट। आप ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बना सकते हो, उससे बहुत उसके यूजेस हैं। तो अगर हम उसी को अपने पर्सनल यूज़ की चीज़ बना लें तो उसका फ़ायदा है कि नहीं है? जो आपने पैसा लाने में खर्च किया, आप उसको वेस्ट में नहीं फेंक दें, you are converting it to something which you can use. So ये सारी टेक्निक्स सीखने लायक है कि नहीं है? पहले ये बताओ। सीखोगे? तो सर जो भी इंचार्ज है यहाँ पे, सर I really offer my whatever I have learned, my research of past 10 years, I can share with them. हालांकि मैं competitors create कर लूँगी, है ना? करूँगी कि नहीं? मैं अपनी रिसर्च और नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो मेरे तो ऑलरेडी 1-2 कॉम्पिटिटर बन गया, उन्होंने मार्केट में अपना ब्रांड भी चालू कर दिया है। बट आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? मैं इसलिए खुश हूँ कि जब आज से इन 70s हम अपने गांव में जाते थे तो बहुत अच्छा वातावरण था, इतनी नदियाँ गंदी नहीं थी और इतना जहर नहीं था सब्जियों में, मतलब अच्छा, हमने अच्छी एक लाइफ जी और एक अच्छा टाइम देखा। लेकिन 80s आते आते 90s आते आते हम इतना प्लास्टिक पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन में इतने लिप्त हो गए। तो इस सबको बढ़ावा किसने दिया? हमारी जनरेशन ने।
किसने दिया? आप बोल सकते हो, आपकी जनरेशन, राइट? सो समवेयर योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर द कल्प्रिट्स. सो आई बिलीव कि ये अब हमारी जिम्मेवारी है कि हमने जो गलतियां करी और उन गलतियों से क्या सीखा और क्या रिसर्च करके निकाला, वो पास ऑन करने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है ना. आप तो बच्चे हो, आपको हम क्या देके जा रहे हैं? अभी पानी की कमी हो रही है और क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और इतने वो आप देख रहे हो फ्लड्स आ रहे हैं, है ना. और कई जगह अगर आग लग जाती है तो जंगल के जंगल जले जा रहे हैं. तो इन सबको करने की जो जिम्मेदारी है मैं समझती हूँ कि स्पेशली एक आधी आबादी के हाथ में सर बहुत कुछ है. इन बच्चियों के हाथ में और लेडीज के हाथ में दे कैन डू अ लॉट. और अभी सर ने मेंशन किया सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर. तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स बन के आते हैं उसका काफ़ी चीज़ हम एज अ वेस्ट करके फेंक देते हैं. तो उसमें भी बिजनेसेस छुपे हैं. क्या छुपे? छुपे बिजनेस की नहीं छुपा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ वैक्स क्लॉथ? बीज वैक्स क्लॉथ किसी ने सुना? नहीं सुना. You know, it can be a wonderful alternative for polythene. मतलब आप उसमें सब्जियां रख सकते हो और 4-5 दिन के हफ्ते तक वो खराब नहीं होती. आटा गूंथ के उसको कवर करके रख दो. तो टू मेंटेन, बिकॉज उसमें भी प्लास्टिक की क्या एक खूबी है कि वो नमी को बाहर नहीं जाने देता और सूखने नहीं देता चीज़ों को. यही है ना, अंदर का मॉइस्चर बाहर नहीं जाने देता. इट प्रोटेक्ट्स दैट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. बहुत चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें आप सोच के इनोवेट कर सकते हो. और फ्रॉम सर्कुलर इकोनॉमी में सोचो, ये प्रोडक्ट मेरे पास कोई बन के आया है. अभी जैसे आप ये बॉटल ही है, इसमें पानी है. आपने देखा होगा कितने बॉटल गार्डन और पता नहीं क्या क्या करके बन गया है. बॉटल से दीवार बना रहे हैं ब्रिक्स में, है ना. सो रादर देन थ्रोइंग इट अवे, तो हम ये सोचें कि उस प्रोडक्ट का अगर इसमें पानी भर के आया है तो इसका एंड यूज़ क्या है. जिस दिन हम किसी प्रोडक्ट का एंड यूज़ करना समझने लगेंगे, उसी में आपका बिजनेस छुपा है, उसी में सर्कुलर है, उसी में आपके पर्यावरण के विषय में जो आप रोकना चाहते हो वो सब जो है एनवायरमेंटल इशू सब इसमें छुपे हैं. ठीक है. सो आई बिलीव एंड आई अंडरस्टूड कि आप लोग सोचोगे इसके ऊपर, कोई बड़ा कॉज पकड़ो. और उस बड़े कॉज में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े सॉल्यूशंस लेने हैं. जैसे अभी मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की पीछे एक होटल में, तो वहाँ बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए थे जो वेस्ट को मैनेज करते हैं. जो ये वेट वेस्ट जाता है ना हमारा, देखो आप अपने घर से फेंकते हो, फिर बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, उसको धो रहे हैं, एक बड़ा सा पहाड़ बनता है वहाँ, फिर वो बुलडोजर्स लगे हुए हैं जिसको ग्रावल करते हैं, फिर वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं जो उस वेस्ट को जला रही हैं. आपको लगता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट जलाना चाहिए? आपको लगता है? नहीं ना. जिसमें इतने रिसोर्स नेचुरल चले गए हैं, इतना आपका ह्यूमन एनर्जी गई है, वॉट एवर, यू कैनॉट जस्ट थ्रो इट. सॉइल को आपको मालूम है जब भी कोई फसल होती है तो क्या उस सॉइल की न्यूट्रिशन डिप्लीशन होती है कि नहीं होती है ना. अब हमारे पास गांव से कितनी सब्जियां और क्या क्या आ रहा है. हम क्या कर रहे हैं, जो चाहिए हम रखते हैं, बाकी तो कूड़े के पहाड़ में भेज देते हैं. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर जैसे अभी आई हैव इनोवेटेड दिस डिवाइस, एक सिंपल डिवाइस है जिससे आप अपने घर का ये वेस्ट मैनेज कर सकते हो, उसको खाद में कन्वर्ट करके कुछ ऐसा कर सकते हैं हम कि हम उसी को कलेक्टिवली वापस किसानों तक पहुंचा दें. या somebody who is doing gardening, if we give it back to that, do you think it can be done or you can be part of it? हाथ खड़े करो, मेरे को ऐसे नहीं समझ आएगा क्योंकि हाथ खड़े इट्स और कितने कितने लोग बड़ा वेस्ट, आप मतलब दे डोंट इवन वांट टू टच वेस्ट. कई बार होता है सुबह आप खरीदते हो कोई चीज़ तो शाम तक आते आते आप उसको छूना भी नहीं चाहते. ऐसे ही होता है ना, आपको लगता है स्वीपर आए और ले जाए उसको. तो अगर ये प्रोसेसेस आपको सिखा दिए जाएँ, आई बिलीव यू कैन बिकम कैटलिस्ट ऑफ चेंज. यू कैन बिकम कैटलिस्ट. ये जो आपका कॉलेज है, आपका इंक्यूबेशन सेंटर, आपको बहुत बधाई कि यहाँ आज शुरू हो रहा है. तो जितने भी हमारे यहाँ पे 4000 लड़कियाँ हैं, तो 4000 लड़कियाँ क्या हम दिल्ली में चेंज ला सकते हैं?
We can do it. Say we can do it. Yes. So any kind of support, any help you need or next further on this, I am always available. And मेरा एक पेज ग्रुप है फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट, उसमें भी काफ़ी मैंने वीडियोस वगैरह डाले हुए हैं. तो एनी काइंड ऑफ दिस थिंग सपोर्ट इन मैनेजिंग योर किचन वेस्ट, आई एम ऑलवेज देयर. एंड आई हैव इनोवेटेड अ डिवाइस जिसका नाम फनी एक इंसिडेंट बताती हूँ. तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि मैं इसका क्या नाम रखूँ, तो उसने बोला आप भी इसके ऊपर मेहनत करते रहते हो, अपना ही नाम लिख दो. तो मैंने उसका नाम रंजू कंपोस्टिंग कर दिया. ठीक है. अब उसके बाद क्या हुआ, रिडिक्यूल शुरू हो गया. अभी सर ने बोला कि लोग मजाक भी उड़ाएंगे. तो मेरी फ्रेंड्स ने जब देखा सोशल मीडिया पे मेरा, वो कह रही तू पागल है, कूड़े के डब्बे पे अपना नाम कौन लिखता है. मैंने कहा मैं लिखती हूँ, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन. जर्नी मैं आपको बताऊं, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे और बहुत आपको रिडिक्यूल करेंगे, लेकिन आपको अपने मन में और ये तय करना है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता सही है. जब आप सही रास्ता चुन लेते हो, कोई मजाक उड़ाए कुछ भी उड़ाए, आपको उसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि जो सक्सेसफुल होते हैं ना लोग, उनका शुरू में मजाक ही होता है. राइट. और एक दूसरी सर आज हमारे इंडस्ट्री से यहाँ पे बैठे हुए हैं. मैं थोड़े से चैलेंजेस की बात करूँगी, क्योंकि जब इनोवेशन में हम लग जाते हैं ना किसी चीज़ में कि कुछ हम खोजबीन कर रहे हैं, तो आपको कुछ उसके टेस्टिंग के लिए कोई जगह चाहिए होती है, कोई उसको सर्टिफाई कर दे, उसको वैलिडेट कर दे कि हाँ आपने प्रोडक्ट बनाया है, ये सही है. सर्टिफिकेशन, क्योंकि अगर आपको उसको मार्केट में उतारना है तो सर्टिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना. ऐसे ही हमने जैसे बायोएंजाइम से स्किन केयर, पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं. तो उसकी जो स्किन टेस्टिंग है, सेफ्टी, हालांकि कुछ नहीं है उसमें, ऑर्गेनिक मैटर है, गुड़ और पानी है, लेकिन फिर भी जब भी आप मार्केट में जाते हो तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट फोर्सेस हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना. वो तो कुछ भी आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बुरा कुछ भी बोल सकते हैं. तो एक जो सर्टिफिकेशन होगी उसकी ज़रूरत है. और दूसरा, एज अ हाउसवाइफ जो मुझे चैलेंजेस आए, क्या आए, एक तो मेरे को फाइनेंस की ज़ीरो, मतलब वो घटाने बढ़ाने और वो हिसाब रखना नहीं आता अच्छे से. सो आई एम वेरी बैड इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. तो उसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग अब मैं ले रही हूँ NSIC से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाया, आई हैव सोल्ड माई प्रोडक्ट, बट व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ जो अर्निंग आई वो घर में ही लगा दी. तो ये बिजनेस का एक ये रूल होता है कि जो आप अर्न करते हो आपको घर में नहीं देना होता, अपने बिजनेस के लिए रखना होता है ना. तो बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी हैं. आपका डिपार्टमेंट आपको फाइनेंस के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम्स हैं, सर आपको बताएंगे. अभी बताया इन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया. तो इंक्यूबेशन सेंटर में एट सच अ वेरी यंग एज, मैंने तो 55 के बाद शुरू किया, बट यू आर सो यंग, यू आर स्टार्टिंग वेरी अर्ली, है ना. तो आपके पास एज इज़ ऑन योर साइड एंड यू हैव द पावर ऑफ गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो इस टाइम आपको सपोर्ट में चल रही हैं. गवर्नमेंट लोन इतने इजीली दे देती है कि कोई दिक्कत नहीं आती. तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपका इंक्यूबेशन आपके लिए करेगा. और यहाँ पे मैंने जो भी देखा, आपके इवन क्वालिटी टेस्टिंग का ऑलरेडी आपने कर लिया, फाइनेंस का कर लिया, है ना. सो इतना कुछ आप ऑलरेडी यहाँ पे है. एंड दूसरा, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे NSIC, वहाँ तो मशीनें लगी हुई हैं टोफू बनाने की, नैपकिन बनाने की या पत्तल बनाने की. तो ऑलरेडी वहाँ पे वो है, यू कैन गो एंड सी कि कैसे ये सब होता है, उसकी कॉस्टिंग कितनी है. तो वो सब आपका इंक्यूबेशन सेंटर, जब आप अपनी फील्ड, चोजन फील्ड, पहले तो आप सोचो आपको करना क्या है. वंस यू डिसाइड दैट एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन टूवर्ड्स. एंड हाँ, वन थिंग आई वुड सजेस्ट, आप कोई भी फील्ड में आप उतरो, लेकिन पहले आप उस टाइम की जो एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम है, ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. ठीक है. जब आप किसी उसकी प्रॉब्लम पे वर्क करने लगते हो, आप कुछ ना कुछ नया खोज लेते हो. और आप कोई भी आने टाइम में बिजनेस करो, आने वाले टाइम में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका बिजनेस जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए. राइट. आप कुछ भी चीज़ बना रहे हो, उसका एंड आप सोच लो कि उसका व्हाट इज गोइंग टू द फाइनल एंड ऑफ दैट प्रोडक्ट. चाहे वो आपकी पैकेजिंग है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट है, वो पानी को कितना हार्म कर रहा है,
right? So all these parameters I suggest, and I would request you to keep in mind and start your journey towards business. I think incubation center is perfect. एक ज़मीन तैयार कर दी उन्होंने आपके लिए बैटिंग करने के लिए. तो लेट्स सी कि अगले 1 साल में कितने आपके स्टार्टअप्स, कितने बच्चे इसमें आगे बढ़ते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. आपने बहुत ही अच्छा कहा जब आपने वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की. हमारे इनोवेशन सेंटर में वेस्ट मैनेजमेंट पे एक डायमेंशन के रूप में काम कर रहा है और भविष्य में हम कुछ वर्कशॉप करें ताकि हम प्रैक्टिकली देखें कि किस प्रकार से हम अपनी स्किल का यूज कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं. बहुत बहुत आपका धन्यवाद. अब तक तीसरे जो हमारे स्पीकर हैं ऑफ द डे, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस. ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं. इट्स माय ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर टू इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट स्पीकर एंड ऑफ द डे, डॉक्टर शैलेंद्र व्यास, वाइस प्रेसिडेंट स्टार्टअप डिवीजन एंड चेयरमैन स्टार्टअप एंड स्किल डेवलपमेंट कमिटी, Federation of Indian Industry. Dr. Vyas is also CEO and Director of BioPure 360 Genotech Private Limited. Dr. Vyas is a gold medalist and PhD in plant tissue culture and molecular biology. Genomic and data scientist with more than 22 years of experience. Project scientist role included tomato genome sequencing published in Nature. His academic career has provided him with rich experience in plant tissue culture, molecular methods, and DNA sequencing. Our 20 papers, books, and articles, 5 years of teaching experience in botany and biotechnology, expertise in next generation sequencing, 18 years, more than 18 years of experience in academics industry. He is acting as major expert for several startups in India and established his own startup company, BioPure 360 Genotech Private Limited, as its CEO and director. So we are deeply honored to have you, sir, on the dais. To speak on innovation, skill development, startup and policy in India. Please join me in welcoming our esteemed speaker with warm and enthusiastic round of applause. टॉपिक आज मुझे मिला है इनोवेशन, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी. कुछ मिक्स वेज जैसा मेरे को लग रहा है. कई बार सब्जी एक नहीं होती है, बहुत सारी, तो इसे टेस्टी बनाना मुश्किल हो जाता है. तो क्योंकि आज बच्चा पैदा हुआ ही है, उद्गम आज उसका फर्स्ट डे है, तो मैं बहुत अगर हैवी चीज़ दूंगा, PhD का कोई टॉपिक दूंगा तो समझ में नहीं आएगा. थोड़ा सा आज समझने का प्रयास करते हैं हम लोग. स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है. स्टार्टअप और इनोवेशन को एक साथ रख दिया जाए, बट बाकी सब जो है वो सब एक साथ एक कैटेगरी में आती है, परंतु दोनों एक दूसरे से अलग जानते हैं. यू ओनली अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट एंड यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द इनोवेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो कि समाज में या सोसाइटी में रिक्वायरमेंट अगर हो रही है और उस रिक्वायरमेंट के लिए आपका कंट्रीब्यूशन अगर एक सब्जेक्ट एरिया का है, तो आप अकेले उस पूरे सॉल्यूशन को लेके नहीं आ सकते. इसलिए स्टार्टअप या इनोवेशन के लिए जो फर्स्ट चीज आती है वो आती है टीम बनाना. अनलेस यू मेक अ टीम, पॉलिसी तो बाद में बात आती है, बट अनलेस यू मेक अ टीम, विदाउट टीम यू आर नॉट सक्सेसफुल. ज्यादातर स्टार्टअप इंडिया में या कहीं पे भी पूरे विदेश में फेल होते हैं, तो इसीलिए होते हैं बिकॉज़ दे डोंट हैव अ टीम. फर्स्ट थिंग यू मस्ट थिंक ऑफ इज टू क्रिएट अ टीम. Secondly, once you together are with your teammates, you must start debating on your idea कि हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कैसे लेके जाएं. पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, फिर टीम बना ली, अब उसके सॉल्यूशन पे you need to debate, and this is what an incubation center has to do. उनको वो नर्चर करने के लिए वो प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे कि वो अपने उस आइडिया को ग्रो करें. इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एक अंडा होता है, उस अंडे को एक
एक किसी बक्से में रख दिया जाए तो उसको टेम्परेचर मिलता है, उसको उतनी ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, वो ग्रो करता है उसकी ग्रोथ के लिए। अभी उसका बाहर प्रोडक्ट रेडी नहीं है, अभी वो खुद ही प्रोडक्ट है, उसका जो स्टार्टअप है वो खुद है, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर। तो उसके लिए उस इंक्यूबेशन सेंटर को ये अपने लिए अपने यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ पे टीम बिल्डिंग हो के एक साथ उस आइडिया पे डिबेट कर सके। जब ये चीजें रेडी हो जाती है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ प्रोडक्टाइजेशन। थर्ड स्टेज जो आती है वो अपने उस प्रोडक्ट को डेवलप, वो प्रोडक्ट हो सकता है, ऐप हो सकता है, या कोई आइडिया हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, मतलब गुड्स भी होते हैं, सर्विसेज भी होती है, कुछ भी आप तैयार कर रहे हैं। बट जब वो प्रोडक्ट रेडी होता है, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल आता है, उस जो आपने चीज बनाई है उसको मार्केट फिट, यानी कि जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है उसके लिए वो फिट है कि नहीं है, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। Once all these things have been done, then you can say that you are at the starting point of being into a startup environment. और यहाँ पे जब तक ये चीजें नहीं होती हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं सरकार ने जो स्कीम दी है मैं उसका कोई फायदा उठा लूंगा या उठा पाऊंगा, आप वहां पे एफर्ट करते रहेंगे, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल ओवर देयर, बिकॉज़ द होमवर्क, द फाउंडेशन वर्क दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन हैज नॉट बीन डन। मैं भी एक साइंटिस्ट था, और एज अ बाद में जब मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी शुरू किया, आई हैड सम आइडियाज, और मैं अकेला ही निकल पड़ा और हमने एक कंपनी फॉर्म कर ली और वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो गवर्नमेंट का उस समय बहुत प्रमोशन हो रहा, पुराने जमाने में और अब में बहुत फर्क है। पहले ये एनवायरनमेंट नहीं होता था, पहले लोग पढ़ने के बाद एक ही चीज लगती थी, हमें नौकरी करेंगे, पर आज माहौल बदल रहा है। आज पढ़ने के साथ साथ वो चाहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। तो उस समय स्कीम आई तो मैं बैंक में पहुंच गया और मैंने कहा भाई कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, सीजीपी एसएमई की एक स्कीम है जिसमें कि 2 करोड़ तक का लोन का प्रावधान है। तो जहां पे भी एप्लीकेशन लगाए रिजेक्ट हो रही थी, तो दैट वाज अ जर्नी। फिर मेरे को कोई एक मेंटर मिले जिन्होंने मुझे बताया कि भाई आपको 2 करोड़ रुपए आपको दे सकते हैं, सरकार के तहत यू कैन गेट इट, बट दिस इज अ लोन फॉर यू। आपका आज का रेवेन्यू कितना, आप कितना धंधा कर रहे हो, कितना पैसा बना पा रहे हो इस मंथ में। तो मैंने कहा अभी तो हमने शुरू करी है, मेरे पास तो प्रोडक्ट भी रेडी नहीं। तो बोले कि आपको अगर सीजीटीएससी में मिला तो अगले मंथ से आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी, 3 महीने आपने ईएमआई नहीं दी, एनपीए शुरू हो जाएगा, और 6 महीने के बाद में वो आपके उसको ब्लैकलिस्ट करके खड़े कर देंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि शुरू होने से पहले ही आपका धंधा बंद हो जाए? तो नहीं। आज 5 करोड़ की सरकार ने वो एनहांस कर दी है, बट वी वर नॉट रेडी। और इसलिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बैंक को देखता है, सरकार ने स्कीम बना दी, पॉलिसी बना दी, हम बैंकों को गालियां देते हैं कि बैंक को सरकार ने कहा पैसे दो पर दे नहीं रही है। तो हमें फर्स्ट राउंड के लिए सबसे पहले अपना होमवर्क, जिसको कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग, हमें अपने प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए छोटे छोटे कहीं से कोई फंड मिल जाता है। जैसे आपके इंक्यूबेशन सेंटर में कोई स्कीम होगी जहां पे कि सरकार से फंड लाके आपको कुछ 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक का फंड दिया जा सकता है, जहाँ पे आप अपनी टीम बना के प्रोडक्ट को बनाते हैं। देन क्वालिटी वाले मैम बैठे हैं, तो देन दे विल लुक इनटू द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। देन यू विल हैव टू एंश्योर दैट इट इज मार्केट फिट, एंड वंस इट इज ऑल डन, फिर काम शुरू होता है इसको गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बनाने का। अब इस मार्केट में लेके कैसे, जिसके लिए बनाया मैंने, अगर आपके लिए बनाया है तो पे अल्टीमेटली कौन करेगा? आप करेंगे। आपकी पॉकेट से मुझे पैसा लाना है अपने पास में, मेरे को अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो कोई भी स्टार्टअप है केवल आइडिया के भरोसे नहीं चलता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है धंधा करना, बिजनेस करना। अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योरशिप हैज, स्टार्टअप हैज एट इट्स फाउंडेशन टू डू बिजनेस। यू मस्ट बी एबल टू जनरेट रेवेन्यू। अगर आपने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया तो इट्स सिंपल, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि गूंगे को सपना आया, कोई भगवान को उसको हो गया, एक दोहा है कबीरदास जी का, तो अब ना तो बोल सकता, अंदर ही खुश हो रहा है। तो ज्यादातर स्टार्टअप्स की हमारे देश में गति यही है। 1,27,000 स्टार्टअप्स आज की देश में, आज की तारीख में देश में रजिस्टर्ड है। 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमईज हैं। मेरा ये मानना है कि जितना इनोवेशन का कंट्रीब्यूशन एमएसएमईज के द्वारा होता है हमारे देश में, उतना स्टार्टअप में अभी होना बहुत बाकी है। हम हमेशा इनोवेशन समझते हैं कि क्या कोई बहुत बढ़िया ऐप मिल जाएगा, कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आ जाएगा। कई बार जरूरत नहीं होती उसको इतने बड़े सोल्यूशन को लाने की। छोटा सा आपको रिक्वायरमेंट मार्केट ले, आप जिस कुर्सी पे बैठे अगर ये कंफर्टेबल नहीं, उसके अंदर चेंज लेके आना, दैट इज एन इनोवेशन।
और अगर आपने वो सॉल्व कर दिया, आप यहाँ बैठे इस रूम के अंदर, अगर इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट, साउंड के अंदर इफेक्ट आ रहा है, अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, दैट यू नीड टू चेंज। जहां पे चेंज की रिक्वायरमेंट है, वहां पे इनोवेशन की रिक्वायरमेंट आती है। उस इनोवेशन को लेके आना ही स्टार्टअप है। सो नेवर गेट कंफ्यूज कि एमएसएमईज, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स ये अलग अलग क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, यू बीइंग अ पार्ट ऑफ द विमेंस कॉलेज, आधी आबादी जैसे मैम ने बताया, अर्जुन ने बताया कि अभी आप वायु की तरह हैं, आपके पास बहुत शक्ति है, आप एक्सपैंड कर सकते हैं, बट आपके फ्लो को कंट्रोल करने की जरूरत है। फॉर दैट इंक्यूबेशन सेंटर्स मस्ट इंश्योर दैट यू गेट द राइट मेंटरशिप। अगर आपको सही डायरेक्शन मिलेगा, तभी आप उस जो है अपने स्टार्टअप की जर्नी में, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आगे जा सकते हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जो नौकरी करना चाहते हैं, कितने ऐसे हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं? ये डिसीजन आपका तब उन चीजों पर निर्भर करता है जो इंक्यूबेशन सेंटर आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर राइट एनवायरनमेंट हमें मिल जाता है, एक राइट डायरेक्शन हमें मिल जाता है, देन वी बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। स्टैंड अप इंडिया, क्योंकि पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो विमेन के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। जैसे स्टार्टअप इंडिया में एक सीड फंड का प्रोविजन होता है, 50 लाख तक की स्कीम दी जाती है, बट वहां तक जाने के लिए होमवर्क करना जरूरी है। इसी तरह से स्टैंड अप इंडिया में भी जाने से पहले आपको होमवर्क करना जरूरी है। उसमें विमेन फाउंडर को प्रेफरेंस दी जाती है। इफ यू आर विमेन फाउंडर देन यू गेट प्रेफरेंस। उसमें 2 करोड़ तक की लिमिट है, मेरे ख्याल से अभी एनहांस भी हुई है कुछ। सो फंडिंग इज आल्सो देयर, एवरीथिंग इज देयर, बट द foremost thing is that you must be ready with your product, go to market आपका पास होना चाहिए, आप कुछ ट्रैक्शन कर रहे हैं। Once it is being done, then I think it's the right time to get into the entrepreneurship journey. Ideas के ऊपर मैं पहले बोलना चाहूँगा, where do you get an idea from? आपको अपना आइडिया कहाँ मिलता है? When you study, स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं, so once you listen to those ideas, they are coming from your subject, and unless you understand the subject, जैसे हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था बॉटनी, आई एम स्टूडेंट ऑफ बॉटनी, तो बॉटनी में एक सब्जेक्ट होता था इकोनॉमिक बॉटनी, जिसमें कि इकोनॉमिक्स उसकी पूरी समझाई जाती है। तो हम लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में खूब सारी चीजें आज की तारीख में बोल रहे हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि 60% ऑफ द इकोनॉमी इज एक्चुअली एड्रेसिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम बायो इकोनॉमी। 3 से 4 ट्रिलियन US डॉलर का हर साल का जो एनवायरनमेंट है क्रिएट हो रहा है, वो बायोलॉजी की तरफ से हो रहा है, बायो इकोनॉमी की तरफ से हो रहा है। सो अनलेस दैट इज बीइंग डन, उस बायो इकोनॉमी को अगर हम टच करना चाहते हैं तो हमें अपने सब्जेक्ट से इंस्पिरेशन लेनी होगी। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स, आर्ट्स के लिए क्या एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है? व्हाट ऑल यू? यस स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट लीव द ऑडिटोरियम। कंक्लूजन पे हम आ रहे हैं और एक पूरा इवेंट का कंक्लूडिंग पॉइंट अब आने वाला है। आप इस वक्त जाएंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो थोड़ी देर बस रुकिए, फिर आपको हम फ्री कर देंगे। थैंक यू। क्लास के लिए 10 मिनट्स लेट भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं, यू शुड लिसन। आप लोग बता देना कि यहाँ पे एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड। नहीं, आई अंडरस्टैंड। तो मैं बस 2 मिनट में अपनी बात पूरी करके खत्म करूंगा कि स्टार्टअप की जर्नी एक उस तरह का है कि जहाँ पे हाथी को गांव में लाया जाता है और सबके आंख पे पट्टी बांध दिया जाता है, सरप्राइज की भाई आप देख के बताओ क्या है। तो किसी के हाथ में सूंड आती है, किसी के हाथ में पाँव आता है, किसी के हाथ में पेट आता है, किसी के हाथ में कान आते हैं, किसी के हाथ में पूंछ आती है। तो हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा होता है। कोई कहता नहीं खंबे के जैसा है, कोई कहता नहीं नहीं ये तो कोई बाइक जैसा है, कोई कह रहा नहीं झाड़ू जैसा है, कोई कह रहा नहीं ये तो वो फैन की तरह है। पर स्टार्टअप को अगर समझना है हमें तो होलिस्टिक व्यू पॉइंट से समझना होगा, होलिस्टिक वे में समझना होगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द इंटरेस्ट, इन द एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। आपका जिस चीज में, जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, जैसे उन्होंने बताया कि भैया जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा है नहीं है, इट्स नॉट
इट्स इमटेरियल। आपको करना कैसे ये पता है कि नहीं, वो भी जरूरी नहीं। क्या जरूरी है कि whether I will be able to spend 10 to 12 or 15 hours every day for 5 to 6 years, अगर मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। और आप जैसे at your age, I think it's the most congenial environment। आपके ऊपर liabilities नहीं है। आज मैं 50 साल के एज में, 45 साल के एज में, 40 साल की एज में अगर जाके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे तो देयर आर लायबिलिटीज। फैमिली, घर में कैसे जो है फैमिली को कैसे चलाएंगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा। सो देयर आर 10 headaches that you have to additionally cater to, but आपकी एज में it is the right most environment। और इतने सालों तक यहाँ पे कभी कुछ नहीं हुआ। हमारा देश इसमें आज सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट अच्छा बना हुआ है फॉर दिस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। जहाँ पे हम बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि आप डिग्री होल्डर ना बन के जॉब गिवर्स, जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बने। अगर आप वो सब करना चाहते तो मेरे ख्याल से आज जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के अंदर उद्गम का जो स्टार्टअप का स्टार्ट पॉइंट हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बधाई देता हूँ, मनीष जी को बधाई देता हूँ, मंच पे आए हुए बाहर के स्पीकर, यहाँ का प्रिंसिपल महोदय और रविंदर जी, अभिनय जी, अंकित जी, सब आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपको एक मेंटरशिप सेल इसके साथ में जरूर जोड़नी चाहिए और समय समय पे बार बार स्पीकर्स को बुला के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर इतने बड़े लेवल पे ना होके छोटी एक जिसको कहते हैं कि 20-25 लोगों का क्लासरूम सेशंस जो है 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके, उसको करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी इंस्पायरिंग था और काफ़ी कनेक्टिव था। आपने इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात रखी और आपने स्टार्टअप इनोवेशन स्किल इंडिया के बारे में अपनी बात बच्चों के साथ साझा की। So thank you so much, respected speakers, all the speakers, for the incredible talk. Your insights and expertise truly enlighten us. Your talk has inspired us, and we are grateful for the time and effort you invested in sharing your knowledge with us. Please accept our heartfelt thanks for a truly outstanding talk. We are honored to have had you as our speaker today. Thank you. Please have a Keeping together is progress. Walking together is सफल पाएंगे आगे चलते। So now I would like to invite Dr. Deepti Sharma, co-convener of today's event and activity coordinator of Incubation Center, to aware and share the information about the next course of action. बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज हम एक एक्टिविटी करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 5 मिनट्स बाय द क्लॉक, ठीक है? अगर एक हो रहा है, एक 4 हो रहा है, एक 9 पे मैं खत्म करूंगी, बट फॉर 5 मिनट्स यू ऑल आर गोइंग टू बी विद मी, ठीक है? से यस, ओके। चलो एक हाथ आगे करो, राइट हैंड आगे करो, सबका हाथ आगे आना चाहिए, ठीक है? कुछ दे दो, पैसे दे दो, है ना? तो ये हाथ किसके आगे करते हो आप अभी? पापा, मम्मी, बड़ा भाई है, सिस्टर है ना? यार 100 रुपए दे दे, आज जाना है मुझे कहीं पार्टी पे, है ना? करते हो? अभी और हाथ लेकर के आओ उसके ऊपर, राइट? सो क्या डाल रहे हो ये? पैसे, है ना? सो क्या हो अगर आपका ये वाला हाथ भी हो और ये वाला हाथ उसके ऊपर आपका ही हो, ठीक है? ये हाथ आपका अपना है, ठीक है? तो
देयर और सर ने बीच में बोला कि देयर इज नो एज टू स्टार्ट द बिजनेस। आपका अपना पैशन है, पैशन कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब वो एनीथिंग क्या हो सकता है? इट कैन बी अ प्रॉब्लम जो आपकी सिटी के अंदर प्रॉब्लम हो, आपकी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम हो, आपके पूरे यूनिवर्स की प्रॉब्लम हो, बीच में वर्ल्ड भी आता है, राइट। सो यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। लाइक फॉर एग्जांपल अभी सुनीता विलियम फंसी हुई है ना ऊपर, पता है ना कौन है ये? कौन है? एस्ट्रोनॉट। वो फंसी हुई है, शी इज नॉट एबल टू कम बैक, राइट। उसके लिए कितने स्ट्रैटेजीज बनी है, कितने बार गए हैं रॉकेट और शिप्स, है ना। सो अभी तक भी वो वापस नहीं आ पाई है। सो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। एक मैम ने बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम बताई जो हर घर में हमारी प्रॉब्लम होती है। सुबह हम आने से पहले कुकिंग करके आए, वो खाना का वेस्ट वहाँ छोड़ दिया, शाम को शायद हम ही उसको हाथ नहीं लगाना चाहते, राइट। सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप। सो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वुड बी द आइडिया जनरेशन, है ना। आइडिया जनरेशन कैसे होगा, और आइडिया जनरेट हो गया उसके बाद में कैसे आप उसके ऊपर प्रोटोटाइपिंग करेंगे। प्रोटोटाइप मतलब जैसे मैम ने बताया एक वेस्ट में रंजू कंपोस्ट में मैम ने बनाया, तो वो जो कंपोस्ट में मैम का सॉल्यूशन था टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, राइट। सो इट कैन बी सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम आल्सो, और मे बी योर प्रॉब्लम हैज अ डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट मींस डिफरेंट प्रोडक्ट, राइट। सो वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आपका होगा, आप उसको एज एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च कर सकते हो, और ये दिस इज द राइट टाइम एज मेंशन बाय सर। 18 से 24 साल इज द राइट एज टू लॉन्च द प्रोडक्ट, है ना। ताकि आपके पास एक पूरी जर्नी है। आप ये बताओ पूरी लाइफ आप वेल्दी रहना चाहते हो या मरना वेल्दी चाहते हो? पूरी लाइफ वेल्दी जीना चाहते हो ना। सो वेल्दी जीने के लिए यू शुड हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। So that regular source of income can be from your jobs also, it can be from entrepreneurship also, अपना खुद का बिजनेस है, ठीक है। बट जॉब में क्या होगा, एक लिमिटेड अमाउंट आपको मिलेगा हर महीने। अगर आपके खर्चे उससे ज्यादा है तो you should elevate the source of income, which can only be possible in entrepreneurship, अपना खुद का बिजनेस है, ठीक है। तो उस बिजनेस के लिए आप कैसे सोचना इम्पोर्टेंट है ना, राइट डायरेक्शन में सोचना इम्पोर्टेंट है, राइट तरह से प्रोटोटाइपिंग माने उस आइडिया को एक मॉडल बनाना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ वर्कशॉप व्हिच विल बी फ्रॉम अ ड्यूरेशन ऑफ 15 to 30 वीक्स। तो जहां पे हम इनिशियल आइडिया पे काम करना शुरू करेंगे और एक टीम वर्क के जैसे हम काम करेंगे, एंड लेटर ऑन वी विल डिवाइड जो सक्सेसफुल टीम्स होंगी उसको हम नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे, जहां पे हम आगे उसको स्केलिंग अप या मार्केट में लॉन्च करने का आपको गाइड करेंगे। सो द पर्पस ऑफ दिस कंप्लीट वर्कशॉप वुड बी to handhold you towards thinking the right idea, towards modeling it, towards the development of the prototype. ठीक है? So this is the total purpose, and I am stopping my words exactly at 1 minute. Okay? Thank you, ma'am. Thank you all respected teachers and fellow colleagues and the students. So I would like to call our convener for today event. Sir, please come. है कि आप लोग जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हुआ था आज के इवेंट के लिए, आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे, है ना। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास जो दीप्ति मैम ने भी कोर्स के बारे में बताया, वर्कशॉप के बारे में बताया है, वो वर्कशॉप का जो कोर्स जो है बिकॉज बहुत प्रोमिनेंट कोर्स है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स उसके अंदर होंगे और 50-30 वीक्स का प्रैक्टिकल सेशन है। तो इस कोर्स का जो फी जो है वो 4000 रुपीज़ है, जिसमें 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन का, 3000 आप रिमेनिंग जो है वो दे सकते हैं आप। कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस पर जैसे मैं बताया कि आपका जो प्रोटोटाइप होगा उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। वो प्रॉमिसिंग प्रोटोटाइप होगा, तो उसमें जो भी गैप्स होंगे उसको आगे जो है हम जाने के जिस तरीके का उसको सपोर्ट चाहिए तो वो हम इंफॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास लिंक आ जाएगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन 3000 है, रिमेनिंग के साथ बाद में कर सकते हैं, ठीक है। अपना कोर्स स्टार्ट कीजिए, और कोर्स का डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, वो आपको इंटीमेट कर देगा। चाहते हैं अभी पेमेंट नहीं कर सकते तो अपनी केवल रजिस्ट्रेशन बाय नेम भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेस्क बाहर है, बाहर अपना नाम लिखवा दीजिए जो इंटरेस्टेड है इस कोर्स में एनरोल करने, ठीक है। थैंक यू। सो अब कार्यक्रम समापन की तरफ है। एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉक, मैं डॉक्टर अभिनंदन पांडे इस जो को कन्वीनर है आज के इवेंट के और पब्लिक रिलेशंस कोऑर्डिनेटर है, उनको
उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर करें टू आवर स्पीकर्स एंड द ऑडियंस। थैंक यू रविंद्र सर। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो उद्गम बेसिकली आपके लिए एक आसमान, अभी जो आसमान है उसमें आप लोग एक पत्थर की तरह हो और अपने आप को कैसे स्टार्टअप और इनोवेशन में आगे लाओ, इसके बारे में रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको दी गई। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू प्रिंसिपल मैम कि हम लोग जब जाते हैं कहते हैं मैम हमें करना है, तो वो तुरंत कहती है कि आप करोगे कैसे, स्टार्ट करो। तो हम लोग मैम को बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। एंड रंजू मीनास मैम ने जैसे बताया कि अभी 3 कूड़े के पहाड़ हो गए हैं, चौथा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं और दूसरा इन्होंने जो पॉइंट बताया कि कूड़ेदान पे अपना नाम लिख के भी प्राउड कैसे किया जा सकता है, यानी इस तरह का काम कोई भी, जैसे आप शाहरुख खान का जब डायलॉग सुनते हो वो कहता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। तो मैम एग्जैक्टली वो लाइन जब आप बोल रही थी तो मुझे उस मूवी का सीन याद आ गया। और उसके बाद कैलेंडर व्यास करने जो आपने बताया कि टीम से ही हम कोई काम कर सकते हैं, टीम बना के हम कैसे काम करें। फिर आपने जो हाथी वाला बताया कि जो फिलोसफी है उसको बेसिकली सर त्यागवाद बोला जाता है। तो त्यागवाद जैसे बताया ना, हाथी के पूंछ को कोई छू के कह रहा झाड़ू है और उसको पैर को छू के कह रहा कोई पिलर है। तो वो कहीं ना कहीं जब हम टीम में आके काम करेंगे तब हमें उसका जो है बेसिकली पूरा नॉलेज होगा कि वो हाथी है। और अर्जुन मिश्रा जी जो यंग स्टार्टअप और फाउंडर हैं डिजिटल ग्रुप के, इन्होंने जो है इनका 250 का टर्नओवर है। आप सोच सकते हैं कि आप घर से आप कितना पैसा मंगाते हैं, 20,000 रुपए मंगाते हैं आप, और मुझे लगता है आपसे 5 से 7 साल बड़े होंगे तो अभी इनका 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। तो एक काफी मोटिवेशनल सेशन रहा आपके लिए, और ये आपके लिए बिजनेस के आइडियाज और स्टार्टअप के आइडियाज के लिए रहा। और मैं यहाँ पे प्रीति मैम और रेनू मैम को मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैम दोनों मैम एकदम कंफर्टेबली बैठी रहती हैं कि बस आप करते जाओ, हम लोग बैठे हैं। तो मैम थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ ICSE कोऑर्डिनेटर शुभा मैम जो हमेशा कोऑपरेशन करती रहती है, जो भी होता करिए करो आप लोग। और उसके बाद रीति राय मैम, रेनू मैम, शिवानी चार्ज मैम जो एंकरिंग कर रही थी, और उसके साथ साथ जो इस प्रोग्राम को हार्डवर्क इतना काम इस पे पीछे किया कन्वीनर मनीष सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे रविंद्र सर जिनके बिना ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं होगा, इन्होंने लोगों से मतलब एक बहुत ही बेहतरीन योगदान है रविंद्र सर का। और इसके साथ साथ को कन्वीनर दीप्ति मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ अर्पित कंसल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट वॉलंटियर्स, टेक्निकल टीम, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स नॉन टीचिंग स्टाफ को मीनाक्षी मैम और सरजीत सर का थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। अपनी जस्ट ये फॉर्म नहीं कर रहा के पास से लोगों की तो क्लास में किया तो साइड में हो जाओ थोड़ा सा। तनीषा गुप्ता, थोड़ा साइड में हो जाओ, उनको बोलो बाकी। आपका कौन सा ईयर है बेटा? फर्स्ट सेकंड में आपका